स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब चुनाव की दृष्टि से सबसे हॉट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट यही है। और यूपी आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश और इतनी ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं कि उसको जीतना केवल प्रदेश के लिए नहीं, फिर वो 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भी सबसे अहम काम है। अब उसको लेकर के बीजेपी एक कोई बड़ी स्कीम महिलाओं को लेकर के लाने वाली है, ऐसी चर्चाएं हैं। हमने भी सुनी, अखबारों में भी पढ़ी, हमने भी आपको बताया कि 50,000 रुपए पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे, ऐसी कोई स्कीम पर बात चल रही है, जिसमें जो पहली किश्त है वो 20,000 रुपए की होगी और वो 20,000 रुपए चुनाव से पहले पहले मिल जाएंगे। चुनाव में 6 महीना तो रह गया और उसके बाद फिर 10-10 हजार की किश्तों में वो पैसा दिया जाएगा। महिलाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं, सेविंग्स कर सकती हैं, इस दृष्टि से ये पैसा दिया जाएगा। बिहार में ऐसा किया गया था, 10,000 रुपए दिए गए थे महिलाओं को, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। बीजेपी इसको रेवड़ी नहीं मानती। बीजेपी कहती है ये महिला सशक्तिकरण की तरह है, इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। जो वो 2-2.5 हजार रुपया सीधा महिलाओं के खाते में पर महीना जाता है, उससे अलग ये है, क्योंकि ये एक मुश्त पैसा मिलता है और उस रकम से कुछ एक्चुअली किया जा सकता है। ये अलग बहस है, हमने कल इस पर बात की थी। इस पर अखिलेश यादव जी का रिएक्शन आया है, अभी सोशल मीडिया पर ही किया है, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि इस खबर में कुछ सच्चाई है। उन्होंने जितना लंबा पोस्ट इस पे किया और जिस तरीके की बातें और फिर अपना वादा जो किया, उससे ऐसा लगता है कि वाकई सच में ये चर्चाएं सही हैं और ये ऐसी किसी स्कीम पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा ये जुमला है, ये 20,000 रुपए वाला पहला किस्त का जुमला है। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं ये चुनाव से पहले। अगर ये 50,000 रुपए पिछले 10 साल देते तो कितने लाख रुपए जो हैं वो अब तक महिलाओं के खाते में जो है वो जा चुके होते। फिर वो कह रहे हैं कि इसके हिसाब से देखें तो 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे महिलाओं को, अब दे रहे हैं केवल 20,000 रुपए, मतलब 5 लाख का 4%, तो 96% भाजपा डकार गई। अब उन्होंने अपना गणित लगा लिया, ऐसे ही कहने की बात है, आप मतलब आरोप में कुछ भी कह दें। फिर उन्होंने कहा कि भैया वो जो 15 लाख का वादा किया था वही दे दो इसके साथ जोड़ करके। और फिर वो कहते हैं कि अंत में हम देंगे असली, और हम 40,000 से शुरुआत करेंगे, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल, मतलब हम 40,000 रुपया महिलाओं को एक मुश्त देंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से डबल ऑफर कर दिया है, ये 20,000 कह रहे हैं, हम 40,000 आपको देंगे। तो ऐसे ही गाड़ी जो है शुरुआत होती है, लेकिन आमतौर पर जो सरकार में होता है उसको ऐसी स्कीमों का लाभ मिल जाता है। हमने तो यही देखा, चुनाव के इतिहास यही बताते हैं। पिछले अगर आप 2-5 साल के चुनाव में, क्योंकि उससे पहले तो ये चलन नहीं था, जब से ये शुरू हुआ है, ज्यादातर इंकम्बेंट गवर्नमेंट को ऐसी डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम्स का फायदा होता हुआ हमने देखा है। सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर मौक़ों पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उस पर भरोसा होता है, क्योंकि एक तो वो पहले ही पैसा दे देती है जी। जो दूसरी पार्टी है वो तो ये वादा करती है ना कि जब वो आएंगे तब देंगे, तो उसका एक बड़ा असर होता नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया था, उन्होंने जब उसके अपवाद हैं, उसके अपवाद भी हैं, इसलिए मैंने कहा कि उसका भी जिक्र कर दें। झारखंड में हेमंत सोरेन को हुआ, हेमंत सोरेन बीजेपी ने वादा किया था लेकिन हेमंत सोरेन एक्चुअली दे पाए, हाँ, तो उनको फायदा हुआ। तो जगनमोहन रेड्डी को इसलिए किया क्योंकि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं थी, उसके बाद भी किया। लेकिन सवाल तो वही है कि क्या योगी सरकार प्रधानमंत्री जी के वादे, प्रधानमंत्री जी का निश्चय, प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उसके खिलाफ जाना चाहती है? सर अब मतलब ये तो आप सबको पता है भाई, तो ये यूपी हारना किसी भी सूरत में कोई रिस्क ले सकती है क्या बीजेपी इस वक्त, इस वक्त परिस्थितियां हैं देश की? मैंने सुना योगी सरकार ने तो बहुत काम किया है, तो उसके भरोसे भी जीत सकती है सरकार, और कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अब इस पर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तब कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को मिलकर इस पर एक नीतिगत फैसला करना चाहिए कि ये हम नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, आपको ये बताना चाहिए कि ये ऐसी स्कीम जो है ये वाकई कोई गारंटी है क्या जीत की? गारंटी का 50%, 30%, 40% तो है ही, है। बड़ा हिस्सा है, इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे ये भी लगता है कि भाई आपको डर लग रहा है कि कहीं ये जो 100% इंश्योरेंस है, दोनों होगा। पहली बात तो विजय जी ने बहुत भले मन से बोला है, इसमें आप लोग तंज, दर्शक लोग तंज मत समझिएगा, बहुत भले मन के आदमी है, भले मन से बोला है कि बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बिल्कुल काम किया है। जो उत्तर प्रदेश में यदि परिवर्तन यदि आप देखेंगे तो वाकई बहुत लाजवाब प्रदर्शन हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि क्या विकास अकेला आपको जीत के दरवाजे तक ले जाता है? मैं मानता हूं नहीं। और खुद ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका एक उदाहरण है, वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने पैसे लगाए
कि यदि आज वाराणसी जाएं और हम अपने शादी के लिए कभी गए थे 1995-96 में, उस वाराणसी और आज वाराणसी में उन्हें जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता ही नहीं लगता है क्या वाराणसी बदल गया है। मनोज सिन्हा के लिए कहा जाता था कि मनोज सिन्हा जी ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी का कायाकल्प कर दिया है। मनोज सिन्हा तो चुनाव हार गए और जो लोग बताने आते थे कहते थे कि इसे उनका तो जीतना तय है। जो मनोज सिन्हा की बात करता हूं, जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है। प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि प्रदेश का प्रधानमंत्री ने इतना, ऐसा भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत समय भी दिया है, हर तरह से मदद भी किया, गांव-गांव तक पहुंचे, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री 1.5 लाख पर आकर के सीमित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सामाजिक समीकरण एक। दूसरा बात, राहुल गांधी की वो बात कि फटाफट हम इतना पैसा आपके जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन हम दे देंगे। तीसरा, आरक्षण का मुद्दा, ये इतना डोमिनेट किया कि बाकी सब चीजें परतों में चली गई, पीछे चली गई। तो इन सब की काट है पैसा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए देश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही हो या कोई और सरकार कर चुनाव रही जीतने हो। की लेकिन चूंकि सभी कोई अब इस रेस में है, तो भारतीय जनता पार्टी अपवाद होकर के खड़ी नहीं रह सकती है। लोकसभा का भी साइड इफेक्ट है सर। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उत्तर सबसे प्रदेश बड़ी बात में, तो वही है। 37 सीटें पर अखिलेश यादव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा, अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई ये विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और कोई भी ऐसा कॉलम खाली मत रहने दो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुन रहे हैं वैसे स्कीम के बारे में, सच में नहीं, स्कीम तो तैयारी हो रही है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसकी बड़ी घोषणा कर सकते हैं कल 15 अगस्त को। ये हो सकता है अभी, मतलब कल, मतलब और स्टेट के लिए, स्टेट के पूरे देश के लिए कर सकते हैं ना, महिलाओं को लेकर। उसमें यूपी के महिलाएं भी आ जाएंगी। ये तो हम भी सुन रहे हैं कि पूरे देश में महिलाओं, नौजवानों के लिए, नौजवानों कर सकते हैं, युवाओं के लिए कोई बड़ी स्कीम, युवाओं के लिए लेकर आएंगे। हो सकता है महिलाओं के लिए कोई अलग से योजना वो प्रधानमंत्री लेकर आए, जैसे लास्ट टाइम वो लेकर आए थे लखपति दीदी योजना लेकर आए थे कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट प्रधानमंत्री ने तय किया था 2023 में, उसकी घोषणा की थी उन्होंने 15 अगस्त को। तो वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य में भी योगी सरकार अगर लेकर आते हैं तो लेकर आना तय है, क्योंकि विकास तो है, लेकिन इसके साथ इसका एक सपोर्ट मिल जाए तो सरकार की वापसी सुनिश्चित हो जाती है। मुझे लगता है सरकार बढ़ेगी इस पे आगे। कल एक बयान आया था, हम कल नहीं दिखा पाए थे आपको, लेकिन उसको जोड़ करके आज योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है। शिवपाल यादव, जो चाचा जी हैं अखिलेश यादव जी के, मुलायम सिंह जी के छोटे भाई, जब ये सरकार में थे तो बहुत पावरफुल सरकार में मंत्री हुआ करते थे और पार्टी भी वही चलाते थे, ऐसा सुनते थे। तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया। ये कुछ दिनों पहले, अभी 2-4 रोज पहले ये आजम खान से मिलने के लिए जेल भी गए थे। तो आजम खान से मिलकर के जब ये बाहर आए तो इनसे बातें हुई, तो कुछ इन्होंने कहा हम सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो किसी ने पीछे से कहा कि आजम खान जी को रक्षा मंत्री बना देना, किसी ने यही बोला कि आजम खान जी को रक्षा मंत्री बना देना। तो उन्होंने कहा रक्षा मंत्री कैसे बना देंगे, उनको हम गृह मंत्री बनाएंगे, ये शिवपाल यादव ने कहा। तो इस पर आज बोले हैं योगी आदित्यनाथ। तो पहले शिवपाल जी सुना दीजिए और फिर उनके बाद योगी जी ने कैसे जवाब दिया वो सुना दीजिए। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है। अब योगी जी को तो मौका मिला, ये तो ऐसी बॉल है जिस पर उनको मारना ही था, छक्का उन्होंने मारा। लेकिन क्या शिवपाल यादव ने ये बयान यूं ही दे दिया, यूं ही मजाक में किसी ने कहा तो उन्होंने कह दिया कि आजम खान को हम अगर चुनाव जीत गए तो गृहमंत्री बनाएंगे? वो कुछ नहीं बनाने वाले आजम खान को।
आजम खान के साथ खड़े होना होता तो कितने चक्कर जेल के लगाए हैं, शिवपाल- अखिलेश यादव कितनी बार गए और आज वो खुद शिवपाल कितनी यादव बार तय गए, भी नहीं वो कर चेक सकते कि करते। कौन गृह मंत्री बनेगा, ये शिवपाल यादव। लेकिन क्या इससे कोई नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी का? मैं नहीं मानता। इसका उदाहरण केवल एक है, मतलब मेरे पास एक ही प्रमाण है। अभी जब एफसीआरए बिल पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तो वो जब जेपीसी को बिल दिया जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक ही भाषा में उसका एतराज किया। एक भाषा में खड़े हुए केसी वेणुगोपाल तुरंत कहा कि दिस इज एंटी माइनॉरिटी, क्योंकि वो अंग्रेजी वो ज्यादा बोलते हैं। फिर अखिलेश यादव तुरंत खड़े हुए 2 सेकंड के बाद उन्होंने कहा बीजेपी आज तक ऐसा कौन सा बिल लेकर के आई है जो एंटी माइनॉरिटी ना हो। तो दोनों ने उसको सीधे माइनॉरिटी से जुड़ा। तो वो तो माइनॉरिटी की बात खुलकर कर रहे हैं, उनको इससे क्या नुकसान होगा? योगी जी को पंप करते हैं, योगी जी आगे इनको पंप करते हैं, ये मुद्दा ऐसा है। देखिए, ये तो बात साफ है ना कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोट को एक साथ रखना चाहते हैं, और यही उनको डर भी लग रहा है। AIMIM जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बातें कर रहा है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट ना बिखर जाए। अब वो इनके लिए बात कर रहे हैं, तो अजीब लगता है कि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री आप बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर 84 मुकदमे हों, जिसको MP MLA कोर्ट ने जो है 10 साल की सज़ा सुनाई हो। तो थोड़ा अजीब बातें ज़रूर हैं, लेकिन क्या जनता इसको नहीं समझेगी? मुझे नहीं लगता कि जनता इस तरह की हरकतों को जो है वो समझ नहीं बट पाएगी। यही तो नहीं बोल दिया ना शिवपाल यादव ने। नहीं, शिवपाल यादव ने अपनी कोशिश की है, मैंने आपको उसका बताया कि वो मुस्लिम वोट को एक साथ रखना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश। जरा सोच के देखिए सर, ये- मतलब यूपी जैसे प्रदेश में आजम खान गृह मंत्री कह रहे शिवपाल हैं। शिवपाल ने अगर ये बयान, ने बहुत अच्छा किया है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा। बिल्कुल, और आपको ध्यान होगा कि पिछली दफा भी जब चुनाव हो रहा था तो माना जा रहा था कि बहुत समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो सोर्स थे वो बताते थे कि प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई थी योगी जी से, और यही आकलन चल रहा था कि वी विल बी क्लोज टू द मेजोरिटी बट प्रोबेबली विल नॉट बी। ये उस समय की बातें इस प्रकार की चल रही थी। सच्चाई इसमें क्या है नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि उस समय मुसलमान कुछ नौजवान लड़के निकल के आए और थानों को धमकाने लगे, थानेदारों को धमकाने लगे, चौराहों पर धमकी देने लगे कि भैया को आ जाने दो। भैया मतलब उसने अखिलेश कहा भैया था ना, का। वो मुख्तार अंसारी के बेटे ने तो विधायक भैया चुनाव भैया को आ जाने दो, तो उसको एक सेंटेंस ने पूरा पाया काया पलट कर दिया। और मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जब लखनऊ में था तो कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हो सकता है, मैं सुन लीजिए, बांग्लादेश से लेकर के, बंगाल से लेकर के मुलायम सिंह का राज में मुस्लिम आतंक क्या होता है इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और लोगों का एक जन जागरण, हिंदुओं का जागरण करेंगे कि मुलायम सिंह के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ देने के बाद तुम्हारी बहन स्कूल तो जाएगी लेकिन लौट आने की गारंटी नहीं होगी। अरे कुछ अब नए मुद्दे भी उठाने चाहिए हमारे नेताओं को, भाई कुछ और भी बात हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बातें होती हैं, इलेक्शन में सब कुछ बताया जाता है। योगी जी सरकार में तो अपना काम भी बता पाएंगे। मैं तो अखिलेश जी के लिए भी कह रहा हूँ, अखिलेश जी के लिए ऐसा नहीं कि ऐसे बोलने वाले लोग नहीं मिलते कि 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, मतलब काम किया उन्होंने, ऐसे बोलने वाले लोग मिलते हैं। ये उन 5 सालों में ठीक ठाक काम भी हुआ था, बाकी आरोप अपनी जगह पर हैं। लेकिन फिर चुनाव में उसी राह निकल चलते हैं, फिर PTA, फिर वही मतलब 80-20, वो सबको वहीं पर पहुंच जाना होता। और मुझे नहीं लगता कि इस बयान से कोई समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है कि वो इसको थोड़ा सा पोलराइज करके उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारे के सारे राजनीतिक दल वहीं तो पहुँचते हैं, वहीं तो बात कर रहे हैं। अभी एक आध दिन और इंतजार कीजिए, फिर कुछ और बयानों पर आ जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि सब एक ही थाली में है बैठे हुए। वोटर जानते हैं इस बात को ना कि और वोटर जानता है, वोटर तो ये भी जानता है, इससे कोई फर्क नहीं दल भी पड़ता। जानते हैं ना कि वोट किससे मिलने वाले हैं। हाँ, अगर आप ऊर्जा मंत्री से बिजली की मांग करोगे और वो कह देंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, तो वो जानते हैं कि जय श्री राम के नाम पे वोट मिलना है मेरे को। राजनीतिक दल भी जानते हैं कि हिंदू मुसलमान करेंगे तो ही वोट मिलेंगे। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अस्पताल बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, पॉल्यूशन फ्री आपको हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, इसके ऊपर तो कोई वोट मिलना नहीं है आपको। जिस पे वोट मिलना है, राजनीतिक दल भी कहते हैं कि ठीक है जनता को ये वोट अंत में इस पे ही मिलना है, इसी पे ही वोट, बट आखिर वो तो हिंदू मुसलमान मुख्यमंत्री पे जी वोट को ऊर्जा मिलना है। मंत्री पर तो वोट मिलना नहीं है, ये तो वो भी जानते हैं। नहीं, मैं दोनों बातें कर दूं। देखिए, नहीं इसको चूंकि वो तंज हमेशा करते आप हैं। यूपी में रहते हैं ना, नहीं, मैं यूपी में रहता हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। सकते हैं आप। नहीं, यदि मैं बिहार में भी होता, बिहार का भी होता, नहीं, तो आपको अनुभव है यूपी का, मैं ये कह रहा हूँ। मैं 2 चीजें बोल रहा हूं। देखिए,
मुस्लिम वोट बैंक एक सच्चाई है इस देश में, और मुसलमान कभी भी एजुकेशन, शिक्षा, डेवलपमेंट पर वोट नहीं करता है। वो उस हमेशा अपने रिलीजन, आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पर पोलराइज होता है और भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मानता है। मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि शुतुरमुर्ग की तरह अपना गर्दन घुसेड़ दे और कहे कि नहीं मुसलमान हमको वोट करता है तो ठीक है, वो अपना समझे। लेकिन मुसलमान, सुनिए एक लाइन अपनी खत्म कर दूं। उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू ध्रुवीकरण आवश्यक बन जाता है। मैं एक बात आपको कह दूं, मैं ये बात कई दिनों से कहना चाह रहा था, इस पर बात हो, सेकुलर होना नहीं, एक बात होनी चाहिए सर। जैसे हम कहते हैं कि देश में मुस्लिम वोट बैंक है, वो बात ठीक है और वो एक माइंडसेट से वोट करता है, ये भी ठीक है कि मुझे बीजेपी को हराना है। देश में एक हिंदू वोट बैंक भी है सर। वो हिंदू वोट जो बीजेपी को पक्का वोट मिलता है उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? सुन लीजिए, आप उसको आप सवर्ण कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो भी तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट करता है ना, चाहे कुछ हो जाए। तो वो हिंदू वोट है कि नहीं है? नहीं, वो मुसलमान को वोट कर रहा है क्या? मान लो उनका एमपी, इसको ऐसे देखिए ना। हाँ, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद यहां आकर के लड़ जाते हैं चुनाव और जीत करके भी चले जाते हैं। एक जगह हार गए थे, किशनगंज से गए थे तो हार करके चले आए थे, लेकिन यहां पर जीत कर भी चले आते हैं। मुसलमानों को हिंदुओं ने वोट किया है। गुलाम नबी आजाद यहां आकर के चुनाव लड़े, यहां से जीत करके गए, और मुसलमानों ने क्या, हिंदुओं ने भी वोट किया है। कांग्रेस को वोट करता था, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करता था। लेकिन जब मुसलमान की दृष्टि से अपने आप को सोचेगा तो हिंदुओं को हिंदू के नाते सोचना उसकी मजबूरी होगी। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि तुम्हारी घर की बेटियां जाएंगी लेकिन लौट के आएंगी, इसकी गारंटी नहीं होगी। अखिलेश राज में, मुलायम सिंह के राज में नहीं होता था। एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ी कर ली ना, किया है, लेकिन अभी भी उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। जैसे बंगाल के हिंदुओं को इतना दिन सेकुलरिज्म जाने के बाद जब उनकी बहन बेटियां उठनी शुरू हो गई ममता के राज में, तब उनको पता लगा कि नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हमको हिंदू। अगली खबर सर, अगली खबर, ये भी बड़ी खबर है, इसकी बात कर लेते हैं। देश में जनगणना होने वाली है, अगले साल शुरू हो जाएगी, और जो उस पर सवाल पूछे जाएंगे वो 40 सवालों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये आपको मैं एक बार बताना चाह रहा था कि ये 40 सवाल क्या हैं और क्या इसमें वो जाति वाला सवाल है। तो ये 40 सवाल होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी लिंग पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज पूछी जाएगी, आप विवाहित हैं कि नहीं पूछा जाएगा, तमाम तरीके की तो नॉर्मल बातें, आपका धर्म पूछा जाएगा। 10वां जो इसमें 10वें नंबर पर जो सवाल है वो है आपकी जाति को लेकर। उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, मतलब ऑब्लिक कास्ट, मतलब SC हैं तो बताइए, ST हैं तो बताइए, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर अपनी जाति बताइए। ये इसमें 10वां सवाल है। इस पर हमने एक बात किया था कि इस पर ये चर्चा हो रही है कि भाई सरकार को क्लासिफिकेशन के लिए इसके अंदर ऑप्शंस देने चाहिए थे कि लोग उसमें से चुन पाएं अपनी जाति, बजाय कि आप सिर्फ लोगों से पूछें और लोग लिख दें। तो वरना फिर आप कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? इसका मकसद ही ये है जनगणना से जाति पूछने का कि हमें ये पता चले कि हमारी सोसाइटी में जाति के आधार पर कौन कहाँ है, वो कितना पिछड़ा है, उसके पास कितनी धन संपदा है, वो कितनी नौकरी में है कि नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको कौन सी स्कीम का लाभ मिल रहा है, कौन सी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा, ताकि ये सरकारों के काम आए। वरना हम सेंसस कराते क्यों हैं? सरकारों के लिए काम आए इसलिए कराते हैं। प्लान कि आप उसके हिसाब से प्लान करें अपनी योजनाओं को। लेकिन अभी इससे वो काम नहीं हो पाएगा, ये हमने कहा था। 40 सवाल हैं सर, इसमें बाकी ये भी पूछा गया है। काफी है पेंडोरा बॉक्स खोलने के लिए, और इससे साफ हो रहा है कि भी सरकार जाति पर जनगणना को आगे नहीं बढ़ना चाहती, मतलब इसको वहां तक नहीं पहुंचाना चाहती जो उसका मकसद होना चाहिए। क्योंकि जब जातियों की संख्या फिर वही 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 48 लाख निकली थी जातियां। हाँ, तो फिर यही सवाल होगा और कि 2027 में वैसे ही आने वाली है, फिर 29 में चुनाव। इससे अलग तो कहीं कोई जाति जनगणना नहीं होगी ना सर, यही है ना, यही है, सब कुछ यही है, जो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। तो लेकिन उससे कहीं पर आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे यदि उसको क्वांटिफाई किया जाता, सिवाय SC और ST के। SC और ST तो पहले से ही है। हाँ, मतलब उसकी गिनती अलग ही होगी। हाँ, उसकी तो अलग होगी, लेकिन बाकी किसी जाति की अलग गिनती मुझे ऐसा लगता है कि दलित चिंतक भी वे बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ने कहा था रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। और चूंकि इस देश की राजनीति इतनी अस्तरहीन हो गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका हिम्मत नहीं कर सकता है। नहीं तो
जो जाति है उसके आधार पर आपको आरक्षण का बेनिफिट मिला था, व्यक्ति के नाते आपको नहीं मिला था, जाति के नाम पर आपको मिला था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई जाती है कि आपकी जाति में जो पिछड़े हो गए, पिछड़ गए हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो सरकार को इसीलिए उस तरीके से करना चाहिए ना, मेरे समझ से सरकार को उसका करना चाहिए। दूसरी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्लासिफिकेशन है, जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी में चाहे जरा देखें तो सही कि कुर्मियों का कितना है, कोयरी का कितना है, इससे नहीं यादव पता का चलेगा कितना ना। है। नहीं, इससे पता लगेगा, उससे उनका मौजूदा- एकेडमिक बैकग्राउंड पता लगे। सुन लीजिए मेरी बात, जैसे सर्वे आया था जो 2011 का सर्वे था, जातीय जनगणना जो हुई थी बिहार के अंदर है, उसमें भी ट्रैक्टर कितना सबसे ज्यादा था? सबसे सर वो ज्यादा सब पूछा जाएगा, वो इससे वो काम होगा क्या? मैं जिस जो मॉडल अभी दिखाए सामने, जो अभी है, अभी तो पूरा पता नहीं लग रहा है कि उसमें जातियों की ये सब जो कैटेगरी पॉलिसी जाती है वाइज या- आप मुझे बताइए, जो सरसंघ चालक ने कहा और जो सरकार ने पेश किया, दोनों एक ही उस पर? देखिए, सरसंघ चालक जी ने तो ये कहा कि जब तक इस देश में असमानता मैं रहेगी। पूछ रहा हूँ दोनों एक ही ट्रैक पर सुन हैं? लीजिए भैया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरसंघ चालक सर जी आप ने ये कहा- बहुत छोटे सर, वो लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस देश में असमानता रहेगी जी, तब तक जातीय आरक्षण भी रहेंगे। चलिए सर, अभी कितने तो काल तक रहेगा?